हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था, अपन पढ़े नॉरसेट एंड सीएचओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उन उन सभी को दोस्तों क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और आप सभी दोस्तों कभी से बोल रहे थे कि सर आप जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में कुछ एक आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताएं या उन डिजीज के बारे में कुछ एक बताने की बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना, मैं आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज है पहले वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सारी बातें, जितने सारे इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। क्लियर चीज है, वेरी इजी है, वेरी बेसिक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को दोस्तों क्या करना है, अपन को डिस्कस करना है। क्लियर चीज है, तो वो सारी चीजें अपन को क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। और आज का जो आपकी क्लास है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके स्पेशल प्रोग्राम, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो डाल दिया, प्रोग्राम आपके कंप्लीट हो गए। मोस्टली जितनी सारी बेसिक चीजें हैं आपकी वो कम्युनिटी के अंदर दोस्तों आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करें कि भाई नेक्स्ट वन की जो कम्युनिटी के अंदर तो आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दो पोर्शन बचा है। ये मैं 5-7 दिन में आपका कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद 7-8 दिन में कम्युनिटी की पूरी कंप्लीटली आपकी रिवाइज जितने सारे पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को लाके दोस्तों क्या कर देंगे, अपन रिवाइज कर देंगे। तो हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। क्लियर चीज है। और मैं आपकी आज की क्लास अपने कीवर्ड के साथ में स्टार्ट करते हैं हमेशा कि जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं है। हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो दोस्तों, किसी के सामने झुकना नहीं है। क्लियर चीज है, तो कभी भी झुकिए मत। आप तो क्या करना है कि जो झुकने का मतलब ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना दोस्तों, झुकना नहीं है। आपको अच्छे से कंटिन्यूसली क्या करना है दोस्तों, प्रिपरेशन करते रहना है। क्लियर चीज है, तो आज की क्लास अपन दोस्तों क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर अपन बात करेंगे, अपन कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे। और यदि अपन मैं बात करूं कि भाई जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो देखो सबसे पहली जो आपकी डिजीज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, उस डिजीज का नाम क्या है, तो ध्यान रखना उस डिजीज का नाम है कोलेरा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कोलेरा के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि जो कोलेरा है वो कोलेरा क्या है क्या नहीं है, जितने सारे दोस्तों क्वेश्चन बन रहे हैं ना उन सभी क्वेश्चन को अपने को क्या करना, डिस्कस करना है। अब यदि मैं बात करूं सबसे पहली जो कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों, उसका नाम क्या है, कोलेरा। क्लियर चीजें, क्या नाम है, कोलेरा। अब मैं बात करूं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पहली चीज तो ये है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोलेरा या फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोला जाएगा दोस्तों, वही कोलेरा है। ठीक है। अब अपन बात करें कोलेरा क्या है, इसके बारे में डिस्कस। तो सबसे पहला आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि कोलेरा दोस्तों कैसी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कोलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो कहाँ का इन्फेक्शन है दोस्तों, तो ध्यान रखना वो जीआईटी का। कहाँ का इन्फेक्शन है दोस्तों, वो जीआईटी का इन्फेक्शन है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे जो आपका कोलेरा है या फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है। कोलेरा या फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो पॉजिटिव एजेंट है, किसकी वजह से होता है, उसका कोज क्या है, उसके बारे में अपन बात करें तो उसका कोज क्या दोस्तों, ध्यान रखना विब्रियो कोलेरी। इसकी बात कर रहा हूं मैं आपका, विब्रियो कोलेरी। और विब्रियो कोलेरी दोस्तों क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ध्यान रखना बैक्टीरियल डिजीज है, जीआई सिस्टम को अफेक्ट करती है और ये कौन सी होती है आपकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये सारी। अब उसके बाद में यदि अपन बात करें नेक्स्ट की, ये जो आपका बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया कैसा होता है, तो ध्यान रखना जो बैक्टीरिया का जो शेप होता है दोस्तों वो कैसा होता है, कोमा शेप होता है। कैसा होता है दोस्तों, कोमा शेप होता है। ये बात भी आप सभी को ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं कि बैक्टीरिया में दो चीजें, एक तो होता है वायरस और एक होता है बैक्टीरिया। तो कोमा शेप यदि आपसे बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सा होगा, विब्रियो कोलेरी। और उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि जो आपका ऐसा कौन सा वायरस है जिसका शेप पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वो वायरस आपका रेबीज का, जिसका नाम क्या है, आपको उसको ब्लड शेप का होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जीआई सिस्टम का, इसका विब्रियो कोलेरी क्या होता है, इसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कोमा शेप का इसको कोज करता है। अब यदि अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, तो ध्यान रखना इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटे से लगाकर 5 दिन से हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स इसका इंक्यूबेशन दोस्तों 5 दिन होगा। और यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, कुछ घंटे का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे भाई ये जो आपकी कोलेरा वो कौन से रूट के द्वारा फैल सकती है, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन सा हो गया आपका, फीको ओरल रूट। और फीको ओरल रूट की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, जो कंटामिनेटेड, किसकी बात करें अपन,
जो कंटामिनेटेड वाटर है, किसकी बात करें अपन, जो कंटामिनेटेड, एक तो क्या हो गया आपका कंटामिनेटेड वाटर, और दूसरा क्या हो गया फूड। किसी भी टाइप का यदि आपने कंटामिनेटेड फूड या दोस्तों कंटामिनेटेड वाटर का यदि आपने क्या किया, टैग किया, इसका मतलब आपसे क्या हो सकता है, कोलेरा, टाइफाइड या डायरिया हो सकता है। ये बात भी आप सभी को दोस्तों ध्यान रखनी है। अब उसके बाद बात करें कि भाई जो आपका ये, इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, क्या सिम्टम्स। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पोर्शन दोस्तों यही है। क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि कोलेरा की वजह से कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कोलेरा की वजह से राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। जैसे अपन क्या करते हैं, जो राइस होते हैं उनको अपन वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो इनका पानी निकलता है, यदि उसी टाइप का यदि किसी को डायरिया हो रहा है, इसका मतलब आप ध्यान रखना उसको कोलेरा है। और कोलेरा इसका मतलब कि किसकी वजह से हुआ दोस्तों, ध्यान रखना कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड की वजह से हुआ, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन कह रहे हैं किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया की वजह से क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन। भाई डायरिया होगा, आपकी बॉडी से क्या होगा, फ्लूइड बाहर जाएगा उस पर्सन की, तो उसमें क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। और जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम कम हो जाएगा। भाई आपकी बॉडी में क्या हो गया, स्टूल, डायरिया, डायरिया की वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिया हुआ। जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेंशन। तो ये तीन मेन फीचर ध्यान रखना, राइस वाटर स्टूल, उसके बाद डिहाइड्रेशन, और तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, हाइपोटेंशन। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना और क्या हो सकते हैं, टेकीकार्डिया होगा, जब हाइपोटेंशन होता है टेकीकार्डिया होगा। फिर क्या होगा, पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का मतलब क्या होगा, पल्स के अंदर दोस्तों क्या आएगा, अल्ट्रेशन आएगा। उसके बाद में डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, श्रृंखन आई होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, फोंटानेल ड्रॉप्स होंगे। ध्यान रखना आपके डिप्रेस फोंटानेल। आपने देखा होगा कि कोई भी इन्फेंट है, किले चीजें किसकी बात करें, कोई भी इन्फेंट है उसमें अपन फोंटानेल देखते हैं। यदि आपको किसी भी इन्फेंट में फोंटानेल दोस्तों कैसे देखने को मिले, डिप्रेस्ड। यदि फोंटानेस कैसे देखने को मिले, डिप्रेस मिले। यदि फोंटानेस डिप्रेस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। और यदि फोंटानेस में बल्ज देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोस्तों, यदि फोंटानेस में क्या देखने को मिलता है, बल्ज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसको क्या दोस्तों, हाइड्रोसिपिलस है। उसको क्या दोस्तों, हाइड्रोसिपिलस है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। तो इसमें अपन बात करें डिहाइड्रेशन, मतलब फोंटानेस क्या होंगे दोस्तों, डिप्रेस्ड होंगे। जब फोंटानेस डिप्रेस होंगे इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा इसके अंदर। फिर अपन बात करते हैं क्या होगा, इसमें एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, रिंकल्स होते हैं स्किन के ऊपर, और हेलो चिक्स, जो इसमें क्या होते हैं, गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, इस जगह आपको क्या होगी, व्हाइट गुरु टाइप लाइनिंग आ जाएगी। एक एलर्जिक रिएक्शन होती है इस विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से। तो ध्यान रखना है, इसलिए ये हेलो चिक्स। यदि क्वेश्चन आए हेलो चिक कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान रखना राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा कोलेरा। ये इसके सिम्टम हो गए दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें आप क्या टेस्ट करोगे। तो ध्यान रखना, एक जो टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट कर सकते हो बैक्टीरिया का पता करने के लिए। और दूसरा कौन सा हो गया, रेक्टल स्टूल स्वाब। यदि आप रेक्टल का जो स्टूल स्वाब लोगे, और रेक्टल का स्टूल स्वाब लेने के बाद में जब आप लैब में देखोगे तो आपको कोमा शेप का एक बैक्टीरिया नजर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कोमा शेप का एक बैक्टीरिया नजर आएगा, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट की बात करें। अब यदि मैं बात करूं प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, कि यदि आपको किसी भी पर्सन को दोस्तों कोलेरा से प्रिवेंट करना है तो आप क्या प्रोफाइलैक्सिस दोगे। तो ध्यान रखना, जो कोलेरा है उसकी प्रोफाइलैक्सिस मानो या उसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानो, उसका नाम क्या है दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग यूज इन मेनली कोलेरा। तो कोलेरा की ड्रग कौन सी दोस्तों, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। क्या नाम दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन। लेकिन आजकल इस टेट्रासाइक्लिन को दोस्तों कम यूज करते हैं, आजकल इसका क्या है, लेस यूज है। अब आप बोलोगे सर लेस यूज क्यों है, इसलिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। क्या है दोस्तों, मोर साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो लेस यूज है और साइड इफेक्ट आपके क्या होंगे, इसके ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब अपन बात करें इसकी जगह मोर आजकल क्लिनिकल में कौन सी यूज करते हैं, ध्यान रखना, जिसका नाम क्या दोस्तों, क्लिनिकल में सबसे ज्यादा यूज की जाती है डॉक्सीसाइक्लिन। कौन सी यूज की जाती है दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन, जिसको अपन डॉक्सासाइक्लिन बोलते हैं। उस डॉक्सासाइक्लिन का आजकल सबसे ज्यादा दोस्तों क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो इसका नाम क्या है, टेट्रासाइक्लिन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया सीएचओ के, मैंने सेम उठाया। क्वेश्चन क्या लिखा है कि मोस्ट इफेक्टिव प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स इन द कोलेरा, और इस नीचे क्या लिखा हुआ, हेल्थ एजुकेशन।
कि जो कोलेरा है किसी भी पर्सन को उससे प्रिवेंट करना है, उसको प्रोफाइलेक्सिस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ एजुकेशन। यदि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी कम्युनिटी को, यदि आप हेल्थ एजुकेशन दोस्तों क्या देते हो, अच्छे से दोगे, और यदि आपने हेल्थ एजुकेशन अच्छे से दी, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि उस पर्सन में क्या होगा, वो वाटर कैसा करेगा, कंटामिनेट यूज नहीं करेगा, फूड को कंटामिनेटेड फूड यूज नहीं करेगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइलेक्टिव प्रिवेंशन होगा। तो सबसे बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, दिस इज द हेल्थ एजुकेशन। ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन। ठीक बात है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशल चीज ये लिखा है कि इन इन्फेंट एंड यंग, इन्फेंट हो गया मतलब 1 साल तक के बच्चे, जो यंगेस्ट होते हैं यंग, और उसके बाद में क्या लिखा आपका, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, एक तो इन्फेंट, यंग और प्रेग्नेंट लेडी, इन तीनों के अंदर जो आप ड्रग यूज करते हो प्रोफाइलेक्सिस के दोस्तों, उस ड्रग का नाम क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन। दिस इज द पॉइंट, ध्यान रखना। प्रेगनेंसी के अंदर यदि कोलेरा हो जाए या यंग, वैसे तो प्रेगनेंसी में कोई टैबलेट नहीं देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, यदि आप उसमें कोई ड्रग दे रहे हो, तो ध्यान रखना उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, यंग के अंदर और इन्फेंट के अंदर जो ड्रग यूज की जाती है उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और अडल्ट में कौन सी यूज करते हैं, अभी अपन ने बात करी कि सबसे अच्छी कौन सी होती है, ध्यान रखना, दिस इज द डोक्सासाइक्लिन। डोक्सासाइक्लिन आज तक सबसे ज्यादा यूज करते हैं और अडल्ट में सबसे मोस्ट कॉमन। तो आपने क्या चीज सीखी अभी इसमें कि टेट्रासाइक्लिन है, वो तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सबसे अच्छा प्रिवेंट किसके द्वारा कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन देखिए। फिर अपने क्या निकल के आई, कोई इन्फेंट है दोस्तों, कोई यंग है, और उसके बाद में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, उसको आपको एजिथ्रोमाइसिन देना है। और लास्ट में अपन क्या बात कर रहे हैं कि कोई अडल्ट है, उसके अंदर डोक्सासाइक्लिन सबसे ज्यादा चलती है। तो यदि टेट्रासाइक्लिन क्लियर क्वेश्चन आता है तो टेट्रासाइक्लिन आंसर करिए, ये टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन में नहीं है तो डोक्सासाइक्लिन करिए। यदि डोक्सासाइक्लिन ऑप्शन में नहीं है और आपसे उस पर्पस से क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट आपका एजिथ्रो कर सकते हो, लेकिन मोस्ट कौन सी, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन क्या देते हैं, ओआरएस देते हैं दोस्तों। जब भी डायरिया होता है तो उस डायरिया कंडीशन में क्या दिया जाता है, ओआरएस। पहला क्वेश्चन तो ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी को पता है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप क्यों देते हो, तो ध्यान रखना क्या लिखा आपका, कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, डायरिया जैसे हुआ, डायरिया इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट थे, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों क्या हो गए, इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर चले गए। अब इंटेस्टाइन के थ्रू यदि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले जाएंगे तो आपकी बॉडी में उन इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी, और आपकी बॉडी में उन इलेक्ट्रोलाइट की कमी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, उसके लिए बाहर से आपको इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ेगा, और बाहर से इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, उस सिस्टम का नाम क्या है, ओआरएस। अब अपन बात करेंगे जो ओआरएस है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका कंपोनेंट क्या है। तो ओआरएस की कंपोनेंट की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो इसके ओआरएस के कंपोनेंट, ए का नाम क्या दोस्तों, NaCl, ए का नाम है KCl, ए का नाम है ट्राई सोडियम साइट्रेट, ए का नाम है ग्लूकोज। ध्यान रखना, ये टोटल 4 कंपोनेंट मेनली यूज किए जाते हैं। ए का नाम क्या होगा, NaCl। NaCl का मतलब क्या होगा, सोडियम। जो आपको क्लोराइड साल्ट होता है वो कितना लेना, आपको 2.6 ग्राम लेना है। उसके बाद अपन बात करें KCl, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, वो आपको कितना लेना है, 1.5 ग्राम लेना है। उसके बाद में जो आपका ट्राई सोडियम साइट्रेट है, उसको आपको कितना लेना है, 2.9 ग्राम लेना है। और उसके बाद में आपको ग्लूकोज को दोस्तों कितना लेना है, तो 13.5 ग्राम लेना है। कितना लेना है आपका, 13.5 ग्राम से आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। अब यदि मैं देखो 2.6 तो NaCl, 1.5 KCl और 2.9 आपका ट्राई सोडियम साइट्रेट हो गया, और आपका 13.5 ग्राम्स आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। इन सभी को दोस्तों मैं मिलाता हूं तो क्या कितना बनेगा, इसकी क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, तो ध्यान रखना ये हो गया आपका, ध्यान रखना 20.5 ग्राम दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ओआरएस का जो पैकेट होता है, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, जो एक ओआरएस का पैकेट होता है उसके अंदर टोटल कितना कंटेन होता है, तो ध्यान रखना 20.5 ग्राम इसके अंदर क्या होता है, पूरा इसका वजन होता है, इसके अंदर पैकेट के सहित क्या होता है, कंटेन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ओआरएस के पैकेट में ट्राई सोडियम साइट्रेट का कितने ग्राम यूज किया जाता है, तो 2.9 बताना। यदि आपसे KCl कितना यूज किया जाता है, 1.5 बताना। यदि आपसे NaCl पूछे तो आपको क्या करना है, 2.6 ग्राम बताना। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब देखो नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो मैं ऑस्मोलरिटी की बात कर लेता हूँ। किसकी बात करूं दोस्तों, ऑस्मोलरिटी।
कि ऑस्मोलरिटी क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं ऑस्मोलरिटी हमेशा किसके लिए दी जाती है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा जो जो मिली ऑस्म पर लीटर है उसके प्रति देखी जाती है कि कितना कंटेन है। तो ध्यान रखना, जो एक ओआरएस का पैकेट होता है उसमें जो सोडियम की जो ऑस्मोलरिटी दोस्तों वो कितनी है आपकी, ध्यान रखना 75 मिली ऑस्म पर लीटर। उसके बाद ग्लूकोज की कितनी दोस्तों, 75, ये भी क्या हो गया आपका, मिली ऑस्म पर लीटर। उसके बाद में जो क्लोरीन है, क्लोराइड की कितनी होगी आपकी 65। उसके बाद पोटेशियम की कितनी होगी 20 और साइट्रेट की कितनी होगी आपकी 10। ध्यान रखना 75 जो आपका सोडियम और ग्लूकोज, इन दोनों की दोस्तों क्या होती है, इन दोनों की जो आपकी ऑस्मोलरिटी होती है वो आपकी 75 उसके बाद में क्लोराइड उसकी 65 होती है, उसके बाद पोटेशियम 20 और उसके बाद में साइट्रेट 10। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 75 65 20 और 10। यदि इन सभी को दोस्तों मैं जोड़ दूं तो दोस्तों कितना बन जाएगा 245। यदि इन सभी को मैंने जोड़ा तो कितनी बन जाएगी 245। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो एक ओआरएस है दोस्तों, किसकी बात करूं कि जो एक ओआरएस है उस एक ओआरएस की जो ऑस्मोलरिटी है वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए 245 मिली ऑस्म, क्या होगा आपका मिली ऑस्म पर लीटर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि मैं आपसे ये बात करूं कि जो ओआरएस है, किसकी बात करूं दोस्तों कि जो ओआरएस है वो ब्लड की कंपैरिजन में, ओआरएस दोस्तों ब्लड की कंपैरिजन के अंदर, ब्लड की जो आपकी कंपैरिजन है उस ब्लड की कंपैरिजन में ये कैसा होगा। तो ध्यान रखना ब्लड की कंपैरिजन में दोस्तों ये कैसा होगा, हाइपोटोनिक। कैसा सॉल्यूशन है दोस्तों, हाइपोटोनिक होता है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों जो ब्लड है उस ब्लड की जो आपकी ऑस्मोलरिटी है, उस ब्लड की ऑस्मोलरिटी आप सभी को पता है, और उस ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 275 से लगाकर कितनी होगी, ध्यान रखना 295 मिली ऑस्म दोस्तों पर लीटर आपकी होती है। तो इसका मतलब इसकी कितनी 245, और 245 इसका मतलब ये ब्लड से कम है, और ब्लड से कम हुई इसका मतलब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि ओआरएच विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। देन आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, हाइपोटोनिक करना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ORS यूज विद इन 24 आवर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग। जब भी आप ORS का एक पैकेट उसको प्रिपेयर कर रहे हो तब आपको, जैसे आपने प्रिपेयर किया उसके 24 घंटे तक आपको यूज करना है। उसके बाद में दोस्तों इसको आपको यूज नहीं करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, इफ एज क्या होगी लेस देन 6 मंथ ऑफ चाइल्ड देन बेस्ट यूज विद इन इट। यदि आप क्या कर रहे हो कि जो 6 महीने से छोटा बच्चा है, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से छोटा बच्चा है, यदि आप उसके लिए यूज कर रहे हो तब आपको क्या करना है 8 घंटे तक ही यूज करना है। मतलब मैं ये कहूं कि यदि आप किसी अडल्ट के लिए बना रहे हो ओआरएस तो उसको एक दिन पूरा यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हो और वो भी बच्चा जो 6 महीने से छोटा है दोस्तों, इसका मतलब आपको एक दिन के अंदर कितनी बार बनाना है, 3 बार बनाना है। क्योंकि एक आप 8 घंटे यूज कर सकते हो तो एक दिन में कितनी बार बनाना है आपको, 3 बार बनाना है। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी, ध्यान रखनी। क्लियर चीज है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपका वर्ल्ड ओआरएस डे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ वर्ल्ड ओआरएस डे, कि जो ओआरएस वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखना कब मनाया जाएगा आपका 29, कब मनाया जाएगा आपका 29 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड ओआरएस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये था, फिर नेक्स्ट लिखा तीसरा। अब पहला अपन ने ड्रग्स दी टेट्रासाइक्लिन डॉक्साइक्लिन, सेकंड अपने ओआरएस दिया, और थर्ड कौन सा दिया दोस्तों, जिंक सप्लीमेंट। क्या दिए, जिंक सप्लीमेंट। अब मैं बात करूं जिंक जो आपका सप्लीमेंट है उसको आप कैसे दोगे, ये ध्यान रखना राजस्थान सीएचओ का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। अब राजस्थान सीएचओ प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, देखना यदि कोई भी इन्फेंट है और वो कितना है, ध्यान रखना 6 महीने से छोटा है, तो 6 महीने के छोटे के अंदर आपको जो 10 mg की टेबलेट आती है वो आपको पर डे देनी है 10 से लगाकर 14 दिन। मतलब ये है कि यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है दोस्तों तब आपको 10 mg की टेबलेट पर डे देनी है 10 दिन या 14 दिन। मैक्सिमम कितने दिन होती है, 14 दिन। ये सीएचओ के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर चीज है। ये क्वेश्चन आपका एनएचएम के अंदर भी आ रखा है, जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम उसके अंदर आ रखा है आपका। क्या लिखा है कि जिंक सल्फेट की टेबलेट को कितने दिन तक प्रोवाइड करवाओगे, तो कितने दिन हो गए दोस्तों, 14 दिन। फिर अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा हो गया, यदि कोई चाइल्ड क्या है आपका 6 महीने से बड़ा है
तो आपको कितने एमजी की टैबलेट यूज करनी है, 20 एमजी की पर डे देनी है। कितना देना है आपको, 10 से लगाकर दोस्तों कितना देना है, 10 से लगाकर 14 दिन देना है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है। फिर देखो नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि जो आप जिंक सल्फेट दे रहे हो वो किसके अंदर हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक सल्फेट हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के लिए चीज है तो ध्यान रखना, रीएब्जॉर्प्शन के अंदर भी काम करता है, तो ये बात ध्यान रखना, जिंक सल्फेट इसके लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये आपके की तीनों क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, तो ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी किसकी बातें होगी, आपकी ट्रीटमेंट की बातें हो गई। तो ये आपका क्या था, कोलेरा। तो बिल्कुल एक बार क्विकली अपन कोलेरा को वापस समराइज कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, कोलेरा कम्युनिकेबल डिजीज है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, जीआई सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, कोमा शेप का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों कितना होता है आपका, कुछ घंटे से 5 दिन का होता है। फीको ओरल रूट होता है, राइस वाटर स्टूल होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा तो टेकीकार्डिया होगा, जब डिहाइड्रेशन होगा तो श्रंकन आई होगी, ड्रॉप्ड फंडानिस होंगे, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, के लिए चीज हेलोसिक्स देखने को मिलेगा। फिर अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट में, टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अडल्ट में मोस्टली डॉक्सासाइक्लिन यूज करते हैं। सबसे बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक क्या होगी, हेल्थ एजुकेशन होगी। और ओआरएस आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्यों देते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, कितना कंपोजिशन है इसका और क्या ऑस्मोलिटी उसके बारे में, ये सारी चीजें। ओआरएस को फ्रेशली 24 आवर्स के लिए यूज करते हैं, और 6 महीने से छोटा है तो आपको क्या करना है, 8 घंटे इसको क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद जिंक की टैबलेट 6 महीने से छोटा है तो 10 mg की, 6 महीने से बड़ा है तो दोस्तों 20 mg की देते हैं, और 10 दिन या 14 दिन दे सकते हो पर डे। के लिए चीज है, ये सारी बातें किसके बारे में होगी, वेरी इजी। आपका कौन सा हो गया, दिस इज द कोलेरा। ठीक बात है। अब अपन नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो आज क्या है, आप सभी को पता है जो वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डेट भी आप मेंशन कर देना कि जो वर्ल्ड कैंसर डे के लिए चीज किसकी बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ध्यान रखना 4 फरवरी, जो आपकी 4 फरवरी उसको वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करना है। और ध्यान रखना, कैंसर से आपकी लाइफ को एंड नहीं होता है, कैंसर कैन, कैंसर वाला जो पर्सन होता है वो भी सरवाइव कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कैंसर के साथ में भी पर्सन सरवाइव कर सकता है यदि आप अर्ली स्टेज में, यदि आप कैंसर को क्या करते हो दोस्तों, उसको प्रिवेंट करते हो, उस कैंसर को क्या करते हो अच्छे से, यदि आप पता लगा लेते हो, डायग्नोसिस कर लेते हो और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेते हो दोस्तों, तो उसकी वजह से मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, कैंसर के साथ में भी सर्वाइव कर सकते हो। कैंसर पेशेंट कैन सर्वाइव के लिए चीजें विथ कैंसर इजीली, बट आपको ध्यान क्या रखना है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपको रेगुलर टाइम पे होना चाहिए, के लिए चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, जो सेकंड डिजीज है, उस सेकंड डिजीज का नाम क्या है, टाइफाइड। क्या नाम है दोस्तों, जो सेकंड डिजीज है उस सेकंड डिजीज का नाम क्या है, टाइफाइड। और आप सभी को पता है टाइफाइड को अपन क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर बोला जाएगा। टाइफाइड को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटेरिक फीवर या टाइफाइड बोला जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि टाइफाइड, तो भी आपको बताना है, एंटेरिक फीवर तो भी आपको बताना है, और तीसरा इसका नाम क्या है, स्टेप लीडर फीवर। क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, स्टेप लीडर फीवर कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, तो दोस्तों क्या बताना है, टाइफाइड। ठीक है, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड, तो ये सारी चीजें। अब अपन बात करें टाइफाइड क्या है, तो ध्यान रखना टाइफाइड भी दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द जीआईटी, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है दोस्तों, उस जीआईटी सिस्टम का, तो ध्यान रखना टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कोलेरा भी सेम था। अब अपन बात करें इसमें जो आपका बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या दोस्तों, इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। और उसमें बात करते हैं इसमें और क्या होगा, इसकी स्ट्रेन साल्मोनेला पैराटाइफी ए और पैराटाइफी बी, ये ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन है। वैसे तो जो आपका मेन बैक्टीरिया उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, लेकिन यदि अपन बात करें साल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है, जिसके 2 एंटीजन, ये आपका ए और बी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है साल्मोनेला पैराटाइफी, तो आपको ऐसे नहीं मानना है कि ये टाइफाइड का एजेंट, नहीं दोस्तों, ये भी टाइफाइड का क्या होता है, एजेंट, पॉजिटिव एजेंट होता है। अब उसके बाद बात करेंगे जो टाइफाइड है, ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इस बैक्टीरिया ये जो अफेक्ट करता है, तो इसके कितने एंटीजन है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके कितने एंटीजन है, इसके 2 एंटीजन है, एक का नाम क्या हो गया, ओ एंटीजन, और एक का नाम क्या हो गया, एच एंटीजन। ध्यान रखना ये एच और ओ एंटीजन टाइफाइड के अंदर यूज होते हैं।
क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। ओ और एच एंटीजन किसके अंदर यूज होते हैं, टाइफाइड के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। आगे मैं ये बताऊंगा कि जो ओ एंटीजन है इसका कितना टाइटर आएगा तब आप टाइफाइड मानोगे, एच एंटीजन का कितना टाइटर आएगा तब आप टाइफाइड मानोगे। इस चीज के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब यदि नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, कोलेरा के जैसे इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द फीको ओरल रूट। कौन सा होगा, फीको ओरल रूट। तो ध्यान रखना इसका भी फीको ओरल रूट होगा, और या इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरो ओरल रूट। क्या बोला जाता है दोस्तों, फीको ओरल रूट या यूरो ओरल रूट भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान रखना जो कोलेरा था उसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 5 दिन का था, लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा आपका, 10 से लेके 15 दिन। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ आपका 1 to 2 वीक भी हो सकता है, या मैं एक वर्ड बोलूँ तो कितने दिन हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना 14 दिन आए तो भी सही है, 1 से 2 वीक आए तो भी सही है, 10 से 15 दिन आए दोस्तों तो भी क्या है, ये आपका सही है। ये तीनों इसके क्या होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यदि अपन बात करें दोस्तों, तो किसकी बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि भाई इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। अब जैसे ही किसी को टाइफाइड होता है, तो जैसे इन्फेक्शन हुआ साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया का, अब इन्फेक्शन जैसे दोस्तों हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, हेडेक देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हुआ, फीवर प्रोग्रेस इन द स्टेप लीबर। कहने का मतलब जो फीवर है वो प्रोग्रेस होगा, कैसे पैटर्न होगा, स्टेप लेडर पैटर्न के अंदर होगा। अब मैं यदि बात करूं दोस्तों कि स्टेप लेडर पैटर्न क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, तो ध्यान रखना स्टेप लेडर पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक दिन तो फीवर क्या होता है, पूरे दिन बढ़ता है, फिर अगली मॉर्निंग होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप फीवर क्या होता है दोस्तों, गिरता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, ध्यान रखना स्टेप लीडर फीवर। तो फीवर कैसा आएगा, स्टेप लीडर। फिर क्या लिखा हुआ आपका, डायरिया, और डायरिया कैसा होगा, ध्यान रखना स्टूल कैसा आएगा, पी सूप स्टूल आएगा। ध्यान रखना जो मटर का जो आपका पी है, मतलब मटर के जैसा जो सूप बनता है वैसा आपका क्या आएगा, इसके अंदर स्टूल देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखना क्या हो गया, तो उसको बोला जाएगा टाइफाइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पी सूप डायरिया या पी सूप स्टूल सीन इन विच डिजीज। तो कौन सी डिजीज होगी दोस्तों, वो डिजीज कौन सी होगी, ध्यान रखना वो होगी टाइफाइड। अब उसके बाद अपन बात करेंगे लेट स्टेज में क्या होगा, तो फिर ध्यान रखना क्या होगा, ल्यूकोपेसिया। क्या लिखा आपका, ल्यूकोपेसिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, ल्यूको मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, और ल्यूकोपेसिया का मतलब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या होना दोस्तों, डिक्रीज होना। अब मैं बात करूं कि जब डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल डिक्रीज होना, अब डब्ल्यूबीसी का लेवल डिक्रीज होना इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये होगा डब्ल्यूबीसी का लेवल इंटेस्टाइन के द्वारा कैसे होगा, तो ध्यान रखना एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, पेयर पेचेस। क्या नाम है दोस्तों, स्ट्रक्चर का नाम है पेयर पेचेस। और ध्यान रखना जब जो टाइफाइड का बैक्टीरिया वो जाके सीधा किसको अफेक्ट करता है, पेयर पेचेस को, और पेयर पेचेस में दोस्तों क्या होती है, लिम्फ नोड। यहाँ क्या होती है दोस्तों, यहाँ होगी लिम्फ नोड। अब ये जो लिम्फ नोड होगी दोस्तों, इन लिम्फ नोड में क्या रहती है, डब्ल्यूबीसी। तो पेयर पेचेस अफेक्ट हुई, लिम्फ नोड अफेक्ट हुई, डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हुआ, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है दोस्तों, दिस इज द ल्यूकोपेसिया। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इसमें क्या होगा, मैक्यूलो एंड पेपुलर रेसेस। ध्यान रखना टाइफाइड के अंदर भी रेसेस आते हैं, और रेसेस कैसे हुए, एक तो आपका मैक्यूलो या कैसे आपके क्या होगा आपका पेपुलर रेसेस। तो मैक्यूलर और पेपुलर दोनों रेसेस किस में बनते हैं दोस्तों, टाइफाइड के अंदर बनते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रोज स्पॉट एपियर इन मोर देन 2 वीक। यदि टाइफाइड यदि आपने ठीक नहीं किया तो ध्यान रखना 2 वीक के बाद में, कितने वीक के बाद में दोस्तों, 2 वीक के बाद में उसका जो चेस्ट है उस चेस्ट के ऊपर क्या बन जाएंगे, रोज लाइक स्पॉट बन जाएंगे। जैसे गुलाब का फूल होता है दोस्तों, वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगी उसके चेस्ट के ऊपर। इसका मतलब आप ये मान के चले कि इसको टाइफाइड हो चुका है, और टाइफाइड क्या हो गया आपका लेटर स्टेज में, इसलिए टाइफाइड के क्या आ रहे दोस्तों, सिम्टम्स आ रहे हैं। और उसके बाद में क्या लिखा नेक्स्ट दोस्तों, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अब इसमें क्या होगा, आपका एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, परफोरेशन। ये सीवियर एब्डोमिनल पेन कब होता है, लास्ट में। और क्यों हो रहा है दोस्तों, पता चला, परफोरेशन। अब जब इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन होगा, वहां परफोरेशन होने की वजह से दोस्तों क्या हो सकती है, तो ध्यान रखना उसकी वजह से हो सकती है ब्लीडिंग हो सकती है। और जब परफोरेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ये आपके किसके सिम्टम हो गए दोस्तों, तो ध्यान रखना दिस इज द टाइफाइड। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक देखो ये सिम्टम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा मैंने आपका, फोगाट साइन। क्या लिखा दोस्तों आपका, फोगाट साइन।
अब ये फोगट साइन क्या होता है? फोगट का साइन का मतलब ये होता है, फोगाट साइन का मतलब ये भी कह सकते हैं फोगट का साइन। तो ध्यान रखना फोगट के साइन किस में देखने को मिलते हैं दोस्तों? टाइफाइड में। अब ये फोगट साइन है क्या? तो मैं ध्यान करूं क्या लिखा? सीवियर फीवर एसोसिएटेड विद द ब्रेडिकार्डिया एंड डेक्रोटिक पल्स। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है और डेक्रोटिक पल्स देखने को मिल रही, ब्रेडिकार्डिया और डेक्रोटिक पल्स है, वो दोनों यदि दोस्तों एक साथ में देखने को मिल रही है, इसका मतलब दिस इज द फोगट साइन। और फोगट साइन किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर। ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लेगा, देखो कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड ब्लीडिंग। कि यदि टाइफाइड आपने ठीक नहीं किया और कितने वीक का हो गया दोस्तों? 3 वीक तक यदि उसको टाइफाइड रह गया, तो तीसरे वीक में क्या होगा? तो ये होगा आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की वजह से पर्सन किस में जाएगा? शॉक में, और शॉक की वजह से उस पर्सन की क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों डायग्नोसिस। अब मैं डायग्नोसिस की यदि आपसे बात करूं, तो डायग्नोसिस में पहला क्या होगा आपका? सीबीसी, मतलब आपको क्या करना है? ब्लड टेस्ट करवाना है। यदि आपको पहले वीक के अंदर यदि आपको पता लगाना है दोस्तों किसका? टाइफाइड का, तो उसके लिए आपके पास में सबसे बेस्ट जो डायग्नोसिस है उसका नाम क्या दोस्तों? सीबीसी। क्या नाम है दोस्तों? सीबीसी। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ आपका? विडाल। क्या लिखा हुआ आपका? विडाल। विडाल कब होता है आपका? सेकंड वीक में। और इसी विडाल को अपन क्या बोलते हैं कि विडाल किसके ऊपर बेस्ड होता है? अपन बात करते हैं ना कि भी जो टाइफाइड है उसमें तो जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के ऊपर काम करता है, तो ध्यान रखना विडाल टेस्ट। और यदि मैं आपसे ये बोलूं कि जो विडाल टेस्ट है इसका तो क्वेश्चन 10 बार आ गया है कि हर एक एग्जाम पूछा जाता है कि टाइफाइड का कंफर्मेटरी है, टाइफाइड का मोस्ट कॉमन यूज करने वाला टेस्ट का नाम क्या है? दिस इज द विडाल। क्या नाम है दोस्तों? विडाल। और विडाल टेस्ट में क्या होगा आपका? एग्लूटिनेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एक तो होता है कौन सा आपका? एच एंटीजन, और दूसरा कौन सा होता है? ओ एंटीजन। अब यदि अपन बात करें कि इसका जो टाइटर की, यदि एच एंटीजन का जो टाइटर है वो टाइटर कितना हो गया आपका? 1:1.60 से ऊपर आ रहा है। क्या कह रहा हूं दोस्तों? जो एच एंटीजन है उस एच एंटीजन का टाइटर 1:1.60 से टाइटर ज्यादा आ रहा है, दिस इज द पॉजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होगा आपका? ओ वाला। तो ओ वाले में क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर कितना होगा आपका? 1:80। यदि इससे ज्यादा टाइटर आ रहा है इसका मतलब दोस्तों क्या है? पॉजिटिव है। तो आप दोनों इन एंटीजन के टाइटर देख के भी ये पता कर सकते हो। तो ध्यान रखना इससे कंफर्म हो जाता है कि यदि ये टाइटर बढ़ा, एच टाइटर बढ़ा हुआ और ओ टाइटर बढ़ा हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उसको सीधी सी बात है क्या? टाइफाइड है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो इसने नीचे लिखा सजेस्टिव फॉर द एंटेरिक फीवर, कि इसको क्या सजेस्ट होगा? तो एंटेरिक फीवर दोस्तों क्या किया जाएगा? सजेस्ट किया जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड वीक। तो थर्ड वीक में कौन सा होता है दोस्तों? स्टूल टेस्ट। फोर्थ वीक में क्या होगा? यूरिन में। थर्ड वीक में भी आएगा और फोर्थ में यूरिन में। याद रखने का तरीका हमेशा बताता हूँ, कौन सा होगा आपका? बासु के लिए याद रखने का तरीका कौन सा? विपाशा बासु। बी का मतलब पहले वीक में ब्लड टेस्ट, सेकंड वीक में एग्लूटिनेशन मतलब विडाल टेस्ट, थर्ड में स्टूल टेस्ट, फोर्थ में कौन सा होगा दोस्तों? यूरिन टेस्ट। क्लियर चीज है? तो ध्यान रखना फर्स्ट वीक, ये हो गया फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। ये बात भी आप सभी को दोस्तों करनी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि अपन बात करें दोस्तों ट्रीटमेंट की। अब मतलब ट्रीटमेंट टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं टाइफाइड की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इस ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या दोस्तों? क्लोरामफेनिकोल। टाइफाइड की जो चॉइस है, इस ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या दोस्तों? दिस इज द क्लोरामफेनिकोल। क्या नाम है दोस्तों? क्लोरामफेनिकोल। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। अब यदि अपन बात करेंगे जो क्लोरामफेनिकोल है, इस क्लोरामफेनिकोल के अंदर क्या होगा? तो जो क्लोरामफेनिकोल है, ये क्लोरामफेनिकोल आजकल इसका कम यूज करते हैं। कम इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, क्यों इसलिए यूज किया जाता है? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। और क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग होती है वो एक साइड इफेक्ट करती है, जिस आप सभी को पता है, इसको बोलते हैं अपन ग्रे बेबी सिंड्रोम, या कौन सी होगी? ग्रीन बेबी सिंड्रोम। कौन सा आपका? ग्रे बेबी या ग्रीन बेबी सिंड्रोम किस ड्रग की वजह से होता है? तो वो होता है क्लोरामफेनिकोल की। ये बात भी ध्यान रखना, इसलिए आजकल इसको कम यूज करते हैं। तो आजकल यूज क्या करोगे? तो ध्यान रखना आजकल जो सिफिलोस्पोरिन की जो थर्ड जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन, एक का नाम क्या हो गया? सेप्ट्रिक्सोन, और एक का नाम क्या हो?
ये सेफ्ट्रिक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मोस्टली आजकल दोस्तों क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब बात आती है कोई भी पर्सन है उसको टाइफाइड नहीं है लेकिन वो टाइफाइड से कैरियर हो सकता है, मतलब साल्मोनेला टाइप उसके अंदर जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप दोस्तों क्या दे सकते हो, दिस इज द एमोक्सिसिलिन। ध्यान रखना एमोक्सिसिलिन कैरियर को दी जाती है। क्वेश्चन आएगा कि कोई भी पर्सन टाइफाइड का कैरियर है, उस टाइफाइड के कैरियर वाले पर्सन में आप कौन सी यूज करोगे, दिस इज द एमोक्सिसिलिन। ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है क्लोरामफेनिकोल। सबसे ज्यादा ड्रग यूज की जाती है सेफ्ट्रिक्सोन या कौन सी आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करें क्या होगी, दो वैक्सीन। और कौन कौन दो वैक्सीन होगी, टाइफाइड के लिए वैक्सीन भी होती है, एक का नाम होता है टाइफोरल। और टाइफोरल कैसी होती है, लाइव वैक्सीन, और इसको ओरल से दिया जाता है। इसको कैसे दिया जाएगा दोस्तों, इसको ओरल से दिया जाएगा। और दूसरी का नाम का जो आईएम वैक्सीन दी जाती है उसका नाम टाइफिन है। और टाइफाइड की जो ओरल वैक्सीन दी जाती है उसका नाम है टाइफोरल, और वो लाइव वैक्सीन है। ये कैसी दोस्तों, लाइव वैक्सीन, ये कैसी आपकी किल्ड वैक्सीन, पहले चीज है। और टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो 3 साल तक, कितने साल तक ध्यान रखना, 3 साल तक वो क्या देगी, इम्यूनिटी देगी। टाइफाइड की वैक्सीन 3 साल तक की दोस्तों क्या देती है, इम्यूनिटी। ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये देखो एक बार इसको क्विकली अपन रिवाइज कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्तों इसका, इसका नाम है टाइफाइड, एंटेरिक फीवर, स्टेप लीडर फीवर। बैक्टीरियल डिजीज साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी, ए और बी। उसके बाद में एंटीजन 2 एच और ओ एंटीजन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड आपका 10 से 15 दिन। प्राइमरी आपकी स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, स्टेप लीडर फीवर, पी सूप डायरिया। फिर डब्ल्यूबीसी कम होगी, रोज लाइक स्पॉट होगा, और क्या हो सकता है आपके एब्डोमेन में पेन हो सकता है क्योंकि आप प्रोपोरेशन। फोगाट साइन किसमें होगा आपका, इसके अंदर। फर्स्ट वीक में सीबीसी, सेकंड में विडाल, विडाल के दोनों टाइटर क्लियर है। थर्ड वीक चॉइस का नाम सेफ्ट्रिक्सोन, और उसके बाद में कौन सी होगी आपकी, ये एमोक्सिसिलिन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दोस्तों डिजीज है उस डिजीज का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए ये डिजीज है वेरी इजी डिजीज है और इसका नाम है डिप्थीरिया। ये भी दोस्तों एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो डिप्थीरिया क्या है इसके बारे में देखें, तो मैं बात करूं डिप्थीरिया के बारे में, ये क्या होगा, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहता है आपका क्लेब्सिलोफर बेसिलाई। इस जो आपका डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है, बेसिलाई होता है, उसका नाम क्लेब्स बेसिलाई। इसलिए ध्यान रखना इसको लोफलर या लोफर्ड के भी नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कौन सी जो लोफर डिजीज है, तो लोफर डिजीज कौन सी होगी दोस्तों, लोफर डिजीज कौन सी, ध्यान रखना लोफर डिजीज कौन सी होगी, डिप्थीरिया वाली। उसके बाद नेक्स्ट पर बात करें कौन सा होगा आपका, बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बैक्टीरियल इंफेक्शन है और कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, मैंने ये भी सारी चीजें आपको साथ में लिखती है। तो ध्यान रखना डिप्थीरिया हमेशा कौन से सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। फिर अपन बात करते हैं इट सीक्रेट एक्सर्शन के लिए चीजें, कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका बैक्टीरिया एक्सर्शन के ऊपर आपका एक्सोटोक्सिन। ये जो बैक्टीरिया है ये एक्सोटोक्सिन सिक्रेशन करता है। ध्यान रखना टॉक्सिन 2 टाइप का होता है, एक होता है एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटोक्सिन। तो जो डिप्थीरिया वाला बैक्टीरिया है वो एक्सोटोक्सिन को सीक्रेट करता है। अब अपन बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया भैया एक्सोटोक्सिन वाला, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या दोस्तों, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या नाम है दोस्तों, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये इसका ध्यान रखना क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया, दिस इज द कौन होगा आपका, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों बात करें जो डिप्थीरिया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, इसका इंक्यूबेशन क्या होगा, 2 से 6 डे। कितना होगा आपका, 2 से 6। क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये कैसा, ध्यान रखना ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और यदि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक को जल्दी से अफेक्ट करते हैं दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये इसके अंदर इजीली डेवलप हो जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा कम होता है। फिर अपन बात करें कि ये भाई ट्रांसमिट कैसे होगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा आपका, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या डायरेक्ट फॉर्मेट्स के द्वारा। ध्यान रखना ड्रॉपलेट के द्वारा। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या पूछा है आपका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिप्थीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया, तो क्या बताओगे दोस्तों, दिस इज द ड्रॉपलेट, दिस इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। किसके द्वारा होता है आपका, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, होगा ड्रॉपलेट या डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों,
तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, तो ये आपका लिखा हुआ टाइप कि जो आपका डिप्थीरिया है वो डिप्थीरिया कितने टाइप से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज को कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में। सबसे जो पहला टाइप है इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है, ये देखो इसका नाम हो गया आपका फेरिंगो, देखना फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, या इसको अपन फोकल डिप्थीरिया नाम से भी जाना जाता है। फोकल का मतलब क्या होता है, स्प्रेड होने वाला। तो एक का नाम क्या हो गया फेरिंगो टॉन्सिलर और दूसरे का नाम क्या हो गया फोकल। और यही आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब टाइप ऑफ डिप्थीरिया, और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, दिस इज द फेरिंगोटोन्सिलर डिप्थीरिया। क्या नाम है, फेरिंगोटोन्सिलर डिप्थीरिया। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें क्या होगा, फीवर, उसके बाद में क्या होगा डिस्फेजिया, और उसके बाद में क्या होगा सोर थ्रोट। कि इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना एक तो फीवर होगा, डिस्पेजिया होगा और सोर थ्रोट। डिस्पेजिया का मतलब आप सभी को पता है कि इसको स्वेलोइंग के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, जो स्वेलोइंग है उस स्वेलोइंग के अंदर इसको क्या होगी, दिक्कत होगी। स्वेलोइंग के अंदर यदि इसको प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोला जाएगा, डिस्फेजिया, निगलने के अंदर। फिर देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दोस्तों ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ देखो, एक ग्रीनिश, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्या लिखा हुआ देखो, ग्रीनिश, ए ग्रीनिश येलो मेम्ब्रेन, ग्रीन और येलो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ओवर द फेरिंग्स विद द टॉन्सिल। ध्यान रखना टॉन्सिल और फेरिंग्स के ऊपर ग्रीनिश येलो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वो रियल में एक्चुअली मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सूडो सेल्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा, सूडो सेल्यूलर डेब्रिस मेम्ब्रेन बोला जाएगा। तो ध्यान रखना सूडो सेल्यूलर डेब्रिस मेम्ब्रेन फेरिंग्स और टॉन्सिल के ऊपर बनती है। वो कौन सी डिजीज में बनती है दोस्तों, तब आपको क्या बताना है, ध्यान रखना, तब आपको बताना है डिप्थीरिया। और इसका नाम क्या है, इसको फाल्स मेम्ब्रेन। तो भले आपसे फाल्स मेम्ब्रेन पूछे या आपसे सूडो सेल्यूलर डेब्रिस मेम्ब्रेन पूछे, तो ये किसके अंदर बनती है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये बनेगी डिप्थीरिया के अंदर। किसके अंदर बनेगी, ये डिप्थीरिया के अंदर बनेगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है कि द, क्या लिखा दोस्तों, द लिम्फ नोड कोज द लिम्फेटिक एडिनोपैथी इन द नेक और नेक रीजन एंड नेक बुल नेक अपीयरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि बुल नेक अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। अब इसमें कि बुल नेक अपीयरेंस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने क्या बोला सूडो फाल्स मेम्ब्रेन बन रही है। तो और सूडो फाल्स मेम्ब्रेन दोस्तों कहाँ बन रही है, उसकी वजह से क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी, जो वहां की लिम्फ नोड है थ्रोट की, उसके अंदर एडिनोपैथी मतलब स्वेलिंग आ रही है, और उसमें स्वेलिंग आ रही है तो उसका गला कैसा दिख रहा है, देख लो, जो बुल नहीं होता है उस बुल के जैसी क्या होती है आपकी नेक होती है, ऐसा अपीयरेंस होता है। तो वो कौन सी डिजीज देखने को मिलेगा, दिस इज द डिप्थीरिया। सेकंड टाइप का नाम क्या दोस्तों, तो सेकंड टाइप का नाम है आपका लेरिंगो डिप्थीरिया। और लेरिंगो डिप्थीरिया में क्या होगा, आपका कफ ऑफ हॉर्सनेस, लैरिंग्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। और जब लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स के अंदर दोस्तों क्या होगा, ये हो गया वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड क्या करेंगे दोस्तों, वॉइस, वोकल कॉर्ड किसका जनरेट करते हैं, वॉइस का। अब अपन बात करें, यदि वोकल कॉर्ड अफेक्ट हुए, इसका मतलब उसकी जो वॉइस है वो कैसी बन जाएगी, घोड़ा बन जाएगा दोस्तों। जिसको डिप्थीरिया वो कैसा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। क्लियर चीज है। तो ये भी आप सभी को क्या ध्यान रखनी है, उसकी वॉइस कैसी हो जाएगी, होर्सनेस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट दोस्तों क्या लेगा आपका नेजल डिप्थीरिया। और नेजल डिप्थीरिया में क्या होगा, नोज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन सा था आपका, जो फर्स्ट था जिसका नाम क्या था आपका फेरिंगोटोन्सिलर फोकल, वो सबसे इंपॉर्टेंट था डिप्थीरिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप डायग्नोसिस कैसे करोगे। अब दोस्तों मैं डायग्नोसिस की यदि बात करूं तो क्या लिखा, माइक्रोबियल कल्चर टेस्ट करना है। और माइक्रोबियल कल्चर कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वाब लेना है। स्वाब लेने के बाद माइक्रोस्कोप में जाना है। अब यदि आपने स्वाब लेके माइक्रोस्कोप पे गए दोस्तों, तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया आपको कैसा दिखेगा, चाइनीज लेटर अपीयरेंस। तो ये भी आपके पास में क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि चाइनीज लेटर अपीयरेंस दिखने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो चाइनीज लेटर कौन सा होगा दोस्तों, दिस इज द डिप्थीरिया। ये किसका बैक्टीरिया, ध्यान रखना, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया चाइनीज लेटर अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट डायग्नोसिस की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो क्या लेगा वो नेक्स्ट डायग्नोसिस में, कौन सा टेस्ट है दोस्तों, सिक टेस्ट। अब अपन बात करें सिक टेस्ट, तो सिक टेस्ट में क्या होगा देखो, इसमें देखो इट इंट्राडर्मली टेस्ट इम्यूनिटी स्टेटस। ध्यान रखना सिक जो टेस्ट होता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि जो सिक टेस्ट है वो सिक टेस्ट आप कौन सी डिजीज में करोगे, तो सिक टेस्ट किसमें किया जाएगा, डिप्थीरिया में। ये बच्चों क्वेश्चन 10 बार पूछा हुआ है, ये आपने भी गाइड में देखा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जो सिक टेस्ट है, और एक आपने नाम पढ़ा होगा, क्या नाम है, सेक टेस्ट। याद है ना बच्चों, सेक टेस्ट क्या है, सेक टेस्ट हमेशा वैक्सीन में होता है और सिक टेस्ट हमेशा डिप्थीरिया में होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन बात करें ये क्या चेक करता है कि किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी को चेक करने के लिए क्या लिखा आपका, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया टॉक्सिन। आपको क्या करना है, इंट्राडर्मली डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है उसको लेना है, और लेने के बाद में उसको क्या करना है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेट करना है। यदि आपने क्या कर दिया कि इस डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है उसको लेके आपने क्या कर दिया, इंट्राडर्मली यदि आपने इम्प्लांट किया, और इम्प्लांट करने के बाद में ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो रीडिंग देखी जाती है वो आपकी कब देखी जाती है, 48 आवर्स में। कब देखी जाएगी, 48 आवर्स के बाद में उस जगह देखोगे, यदि उस जगह आपके रेड स्पॉट बन गया है, रेड स्पॉट बना इसका मतलब क्या है, जो आपकी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखना, रेड स्पॉट बन गया, टेस्ट इज द पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। और रेड स्पॉट नहीं बना इसका मतलब दोस्तों टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। फिर अपन बात करें इसका ट्रीटमेंट, तो सिक टेस्ट डिप्थीरिया ट्रीटमेंट में दोस्तों क्या करोगे, तो देखो इसका जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और कौन सी पेनिसिलिन यूज करोगे, ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि एजिथ्रोमाइसिन ड्रग कौन सी डिजीज में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना उस डिजीज का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है आपका डिप्थीरिया। क्लियर चीज है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिप्थीरिया की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो उस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द मायोकार्डाइटिस। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पर्सन को डिप्थीरिया हो रहा है, उस डिप्थीरिया को किसके रिस्क है, तो ध्यान रखना वो रिस्क किसके, आपके मायोकार्डाइटिस के। अब मायोकार्डाइटिस क्यों रिस्क है, क्योंकि ये ध्यान रखना थ्रोट के अंदर रहेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होगा, और थ्रोट का जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो इन्फेक्शन आपका किस में जा सकता है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मायोमेट्राइड, क्या बोल रहा हूँ आपका, मायोकार्डाइटिस, सॉरी मायोमेट्रियम नहीं, कौन सी होगी आपकी, मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डी में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थीरिया, दिस इज द मायोकार्डाइटिस। क्लियर चीज है। एक बार क्विकली इसको अपन दोस्तों क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं वापस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्लेब्स लोफर बेसिलाई भी बोला जाता है। फिर अपने क्या बोला कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, होता किसका है, रेस्पिरेटरी का। फिर ये बोला कि कौन सा टॉक्सिन सीक्रेट करता है, एक्सोटॉक्सिन करता है। पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 6 दिन होता है। उसके बाद में देखो ट्रांसमिशन किसके द्वारा होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्रॉपलाइट से होगा या फोमेट से होगा। फिर इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम क्या है, फेरिंगोटॉन्सिलर डिप्थीरिया दोस्तों, और फेरिंगोटॉन्सिलर यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बनेगी क्या बनेगी दोस्तों, ये देखो ग्रीनिश येलो मेम्ब्रेन, ग्रीनिश येलो मेम्ब्रेन बन जाएगी फेरिंग्स और टॉन्सिल के ऊपर। और वो मेम्ब्रेन कैसी होगी दोस्तों, फाल्स। तो फाल्स सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन विच डिजीज, डिप्थीरिया। और उसके बाद में क्या होगी, लिम्फ के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, तो वुल नेक एपीरियंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, लेरिंगो डिप्थीरिया, उसके बाद नेजल डिप्थीरिया। डायग्नोसिस में क्या करोगे, स्वाब लो, माइक्रोस्कोप में देखो, चाइनीज लेटर एपीएस देखेगा। उसके बाद सिक टेस्ट किस में करते हैं दोस्तों, ये भी डिप्थीरिया में किया जाता है। और इसकी जो ड्रग है उसका नाम क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना उसकी ड्रग का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द एजिथ्रोमाइसिन। और यदि अपन बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशन की, किसकी बात करें दोस्तों, यदि अपन इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसका दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन आपका मायो क्या होगा, आपका कार्डाइटिस होगा। क्या होगा दोस्तों, मायोकार्डाइटिस होगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है दोस्तों। तो जो आज का जो सेशन था, आज के सेशन में अपने 3 बड़ी अच्छी सी डिजीज की डिस्कस कर ली। कल और 3 डिजीज को डिस्कस करेंगे, परसों और 3 डिजीज को डिस्कस करेंगे। ऐसे करके आपकी जितनी सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो डिजीज होगी उस डिजीज को अपन दोस्तों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको किसी भी चीज के लिए आप निश्चिंत रहे, अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हर एक चीज क्या होगी, आपकी कंप्लीट होगी। ये बात भी आप सभी को दोस्तों क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और लास्ट में आपको मैं ये कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।